हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है क्रैक द एग्ज़ाम विद पीआर। और ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक टॉपिक लेके जिसका नाम है न्यूट्रिशन, जो कि क्लास 10th के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसके अंदर ये टॉपिक है। तो ये मटेरियल मैंने तैयार कर लिया है क्लास 10th बायोलॉजी एनसीईआरटी जो है उसको बेस पे रखते हुए, मतलब उस पर बेस्ड है ये। और ये मैंने मेनली क्लास 10th के को ध्यान में तो रखते हुए बनाया ही है, लेकिन ये और भी लोगों को बहुत ही फ़ायदा करेगा जो बेसिक जानकारी चाहते हैं। फंडामेंटली तौर पे बहुत लोगों को ये फ़ायदा करने वाला है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं या अपना बेसिक मजबूत करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने इसे तैयार किया है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ लिखा देख रहे हैं, न्यूट्रिशन है, ये लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत है ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन है ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट। तो वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बीइंग है, वो खाने को लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कि उसे लिए, इनटेक किया, डाइजेस्ट किया, एसिमिलेट, एब्जॉर्प्शन वगैरह, और उससे एनर्जी का रिलीज़ होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के सारे एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एनर्जी नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। विदाउट एनर्जी लाइफ कांट बी पॉसिबल। कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे और हम बिल्कुल सुस्त पड़ जाएंगे। तो ये ज़रूरी है हमारे ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन का बहुत ही अहमियत है। तो अगला फिर हम आते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। वही जैसा कि मैंने बताया वही चीज़ है आगे। The organism need the energy to perform various activities. The energy is supplied by the nutrients. ठीक है, तो वही बात जो मैंने कहा वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है। जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, सोते हैं, सोने में नहीं, लेकिन हाँ कोई भी काम करने में, कोई भी आप एक्टिविटी करें, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जो भी काम करते हैं वो आप उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूट्रिएंट से आती है। जो न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व ये आपके हो गए, सॉरी, पोषक तत्व। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, तो अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये जानेंगे। हर एक वर्ड को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड मिस करते हैं तो हमारा कंसेप्ट अधूरा हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हर एक वर्ड को जानने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए मैंने ये सिंपलेस्ट वे में आपके लिए तैयार किया है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि मटेरियल्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वैसे तत्व, वैसे पदार्थ जो कि हमारे बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका मतलब पोषण हो गया, पोषण। ठीक है, ये पोषण हो गया। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं। ये जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे रोटी, चावल, आलू, चीनी, जो भी ये सब टाइप के चीज़ हैं, मकई, ये सब कार्बोहाइड्रेट हो गए। और प्रोटीन्स हो गए आपके जो दाल हैं, सोयाबीन है, नॉन वेज आइटम है, अंडा, दूध, ये सब प्रोटीन। ठीक है, और फैट्स में आपके आ गए जो घी, बटर, ऑयल, ये सब जो है वो फैट्स हमारे आ गए। तो ये सब हमारे बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रो मीन्स ज़्यादा, बड़ा, तो इसको ज़्यादा मात्रा में हमारा बॉडी चाहता है, इसलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। और विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे बॉडी को चाहिए।
ठीक है। विटामिन मिनरल्स हमारे फल सब्जियां वगैरह हो गए, ये सब फल सब्जियां हमारे विटामिन मिनरल्स में मोटा मोटी आप समझिए ये आ गए। तो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसे स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और ये लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस किस तरह के हमारे मोड हैं, किस तरीक़ा से हम हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किन तरीक़ों से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो सबसे पहला हो गया ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हो गया हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, इसीलिए मैंने सबको अलग अलग मीनिंग के साथ लिखा है कि सभी लोगों को बेसिक तौर पे समझ में आए। तो ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, यानी जो खुद स्वयं, और ट्रॉपिक हो जाता है, ये वर्ड ये रिलेटेड टू फीडिंग एंड न्यूट्रिशन है, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक हो गया डिफरेंट अदर तरीके के और भी दूसरे तरीके के, ठीक है। हेट्रो होता ही है डिफरेंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट रहते हैं, उस टाइप के मिक्सचर। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो ये हो गया। तो अब आता है ऑटोट्रॉपिक में होते कौन कौन से हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म इस तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो हमारे सर्वाइवल के बेस हैं, ग्रीन प्लांट्स, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स हैं, विदाउट ग्रीन प्लांट्स वी कांट इमेजिन आवर अर्थ, क्योंकि यही हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। हम लोग भी खुद बनाते हैं, लेकिन हम लोग वैसा खुद नहीं बनाते हैं जैसा ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए कैसे। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं कि ये लोग जो इन्वायरमेंट में सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉरी सनलाइट है, क्लोरोफिल है वगैरह वगैरह, ये सब जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, ये सब लेके और इसको कन्वर्ट करते हैं हाई कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में, जो शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ, उस ये खाना, उनका जो खाना हो गया वो यही हो गया। इसका आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एटमॉस्फेयर से ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा एटमॉस्फेयर में से मिल गया, और ये जो वाटर है, फिर से शुरू करते हैं, रिज्यूम करते हैं, कहाँ हम लोग, हाँ ऑटोट्रॉप्स में थे। तो ऑटोट्रॉप्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे सॉइल में से लेके, और जो हमारा सनलाइट है, सन इज़ द बेसिक ऑफ लाइफ, सनलाइट, और हमारे जो प्लांट्स के लीफ में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये सब की मदद से ये अपना खाना तैयार करता है। और खाना हमारा शुगर है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और बाई प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जो कि हम सब लिविंग बींग्स के लिए इसको क्या बोलेंगे, वरदान है। और इसी के दम पर हम सब जीते हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए जीना मुश्किल है। तो ये ग्रीन प्लांट्स को हम लोग कितना हमें ऑब्लाइज होना चाहिए ग्रीन प्लांट्स के लिए, और सनलाइट को, तो इसीलिए सूर्य को पूजा भी जाता है। तो हमें मोर एंड मोर ग्रीन प्लांट्स प्लांट करने चाहिए, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर का बैलेंस भी बना रहे। तो यही आगे अब जो फोटोसिंथेसिस का जो ये है इक्वेशन है, उसी को फिर से ये बैलेंस रूप में ऐसे लिखा हुआ है, वही चीज़ है। ये 6CO2 ये बैलेंस किया हुआ है, और 12H2O ये सनलाइट, क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल जो है वही ग्रीन पिगमेंट हुआ, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर
हमारा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उसको ऑर्गेनल बोला जाता है। तो वही प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट में के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस में, खाना बनाने की प्रक्रिया में प्लांट्स का हेल्प करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, एंड रिलीजेज ग्लूकोज, CH6, H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर ऑल्सो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब हम अगला है फोटोसिंथेसिस में कुछ मेन इवेंट्स हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके अंतर्गत होता क्या क्या है ये लिखा हुआ है, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो लाइट एनर्जी जो है, सनलाइट है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो वाटर है, H2O है, वो उसको तोड़ा जाता है, वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ये फिर शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वही कार्बोहाइड्रेट। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल, सनलाइट के वजह से ही क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, एक्टिव मोड में आता है, विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल H2O जो है उसको ब्रेक डाउन, उसका वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, ठीक है, टूटता है। द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें से जो पानी टूटा, H2O जो टूटा, उसमें से जो हाइड्रोजन निकला, ठीक है, वो उसका उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन होता है। शुगर जो है, ग्लूकोज जो है, जो खाना है इसका, वो तैयार होता है, ठीक है, इस हाइड्रोजन की मदद से, जो कि वाटर के स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस होता है, वो जाके फिर इसके साथ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर आगे ये बनता है, ठीक है। अब है कि ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले पिछले पेज पे भी मैंने कहा कि बाई प्रोडक्ट है ये, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो और उसके बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज प्लांट, ठीक है। तो स्टार्च हो गया कि आपका जितना ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो जमा हुआ, जो यूज़ नहीं हो पाया, वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है, लीव्स में या अदर प्लांट्स के और भी स्टोरेज पार्ट्स होते हैं, वहाँ जाके ये स्टोर हो जाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ अ लाइट रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना लाइट रिएक्शन का पार्ट है। दो पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना है वो लाइट रिएक्शन के अंतर्गत आता है, और बाकी के जो स्टेप्स हैं वो डार्क रिएक्शन के अंतर्गत आता है। डार्क रिएक्शन आप आगे हायर क्लासेस में अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये फिर बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि ये मैं चाह रही हूँ कि बेसिक तौर पे बहुत लोगों को फ़ायदा करे, इतना भी ना हो जाए कि दिमाग ख़राब हो जाए। तो इसलिए ये डार्क रिएक्शन जो है वो समझिए कि मेनली उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो तैयार होता है, ठीक है, और इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है केल्विन साइकिल, ठीक, इसको ये भी बोलते हैं डार्क रिएक्शन को, ठीक है। अब आइए, अब ये जैसे ये लीफ है, ऐसे एनसीईआरटी में इस टाइप से बना हुआ था, तो मैंने भी इसी टाइप से बना दिया। और फिगर के लिए, डायग्राम के लिए कभी भी साइंस में बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है कि एकदम बहुत सुंदर ही डायग्राम होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए तो ही नंबर मिलेगा। आपका डायग्राम का ये फंडा होना चाहिए कि जो जो चीज़ मुझे दिखाना है वो मोटा मोटी उस टाइप का हो, वो मतलब एग्जामिनर समझ जाए कि ये दिखाना चाह रहा है, उसी टाइप का, मोर ओवर उस टाइप का, मोर और लेस उस टाइप का वो बना हुआ है। एकदम एग्जैक्टली वैसे ही बनाने के चक्कर में बहुत समय बर्बाद ना करें। तो अब देखिए ये लीफ है, मान लीजिए, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ था,
दूसरे तरीका से ये बन सकता है। तो ये इसका मिड रिब हो गया जो बीच में आता है। और ये दिखा रहा है वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल आपका जाइलम एंड फ्लोएम को कहा जाता है, ठीक है, फ्लोएम को कहा जाता है। तो जो कि जाइलम क्या करता है, इसका काम है कि सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स तक ले जाना, ठीक है। और फ्लोएम का काम होता है कि जो बना हुआ खाना है उसको पूरे उसमें प्लांट्स में ले जाना, ठीक है। ये खाना ले जाता है, ये पानी ले जाता है। पानी और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स जाइलम, और कुक फूड, प्रिपेयर्ड फूड, ये हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो अब इसका ये डायग्राम है, इस इतनी सा पार्ट का, ये थोड़ा सा जो पार्ट है वेस्कुलर बंडल, इसका ये पार्ट यहाँ दिखाया है ये क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एक वैक्सीक्यूटिकल हो गया, ठीक है। और ये एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, पहला लेयर, एकदम शुरू का लेयर जो है वो है, ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रहा है, ये सेल। ये माइक्रोस्कोप के अंदर एकदम हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर इसको रखेंगे तो ये दिखाई देगा। ये क्लोरोप्लास्ट है, सेल, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होगा। और ये एयर स्पेस है, खाली यहाँ पे एयर है बस। ये ऐसे ही सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और ये लोअर एपिडर्मिस है, निचला लेयर, ये ऊपर का लेयर, ठीक है। अब हम अगला पेज में चलते हैं, ठीक है। स्टोमाटा, अब आता है स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर्स, ठीक है। तो वैसे छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छिद्र जो कि एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस जो पिछले पेज में आपने देखा उसमें वहाँ प्रेजेंट होते हैं, या स्टेम में, जो जहाँ से गैसेस एक्सचेंज, जो हवा का आदान प्रदान वो है, वो होता है, और ट्रांसपिरेशन होता है। अब है कि ट्रांसपिरेशन क्या है, यहाँ पर लोग पूछेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन है कि प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट, ठीक है। और इसका इवेपोरेशन फ्रॉम जो भी लीफ है, स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो भी प्लांट्स के पार्ट हैं, जो लीव्स वगैरह हैं, वहाँ से जो भी एक्सेस वाटर, जैसे कि पानी जो है ना वो प्लांट्स को चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे सॉइल से बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, तो जो भी एक्सेस वाटर है वो फिर मतलब कुछ ही थोड़ा पानी जो है वो यूज़ हुआ, और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, लीव्स वगैरह के थ्रू एनवायरनमेंट में वापस इवेपोरेट होके निकल गया। ये ट्रांसपिरेशन, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, ठीक है। स्टोमाटा का यहाँ फंक्शन दिखा रहे हैं हम लोग। तो इसका फंक्शन हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो ही गैस यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक का यूज़ हो रहा है, एक निकल रहा है, ठीक है। और लॉसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग, हाँ वही बात है, बहुत सारा वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में ट्रांसपिरेशन से ये लूज करता है, ठीक है, निकालता है। अब इसका डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम हो गया, एक गार्ड सेल को दिखा रहा है। दो गार्ड सेल, बीन के शेप के गार्ड सेल्स होते हैं। ये फूले हुए हैं इस टाइम, अभी टर्जिड हैं, ठीक है। तो ये अभी फूले हुए हैं, और हमारा पोर जो है स्टोमाटल पोर, ये जब फूले हुए रहेंगे, टर्जिड रहेंगे, फूले हुए, तो स्टोमाटल पोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेल वॉल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और जब ये फ्लैसिड हो जाएंगे, जब ये सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये फिर स्टोमाटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिकुड़े हुए हैं तो ये चिपक गए, मतलब इसका पोर जो है वो बंद ऑलमोस्ट हो गया, और यहाँ पर फूले हुए थे तो ये खुल गया, ठीक है, यही चीज़ है। अब है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर, ठीक। तो ये कैसे कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जो गार्ड सेल का फूलना और सिकुड़ना है उससे ये कंट्रोल होते हैं। When guard cells uptake water from surrounding cells, they swell to become a turgid body which enlarges the pore in between stomatal opening। देखिए, जब गार्ड सेल हैं पानी लेते हैं अपने अगल बगल के सेल से,
तो वो फूल जाते हैं। कैसे? किशमिश को आप पानी में, एक फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि किशमिश है, उसको आप पानी में डाल के छोड़ दीजिए, तो उसके बाद कुछ देर के बाद, 1 घंटे बाद देखिएगा तो वो फूला हुआ रहेगा। तो वो क्या हो गया? वो फूल गया, पानी ले लिया, फूल गया, वो टर्जिड। अब विच इनलार्जेस द पोर, पोर उसका खुल गया, ये दोनों फूल गया तो ये खुल गया, ठीक है। तो ये स्टोमाटल ओपनिंग हो गया, स्टोमाटा ओपन हो गया, और जब पानी रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो फिर ये फ्लेसेज ये नरम पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर, ठीक है। पोर को ये बंद कर देते हैं, बंद हो जाता है। दोस्तों यहाँ से अंत तक मैंने पूरा अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तब मुझे पता चला कि ऑडियो मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, क्योंकि माइक ठीक से लगा हुआ नहीं था। तो फिर से मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो बहुत खुश हुई कि मेरा वीडियो हो चुका कंप्लीट, लेकिन जब सुनने गई तो ऑडियो ही नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत कर लूँगी आप लोगों के लिए। तो हम लोग थे यहाँ पर पीछे, यहाँ हम लोगों ने ख़त्म किया था कि जब पानी जो है, when water is released they become flaccid shrinking to the close the pore, ठीक है। तो जब पानी बाहर निकल जाता है इन गार्ड सेल से, तो ये नरम पड़ जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, और सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और पोर स्टोमाटल पोर जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द मेन वे थ्रू विच द सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल, यहाँ मेड है, मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। ये एक तरीका है, मेन तरीका, मुख्य तरीका, जिससे कि सोलर एनर्जी है वो सभी लिविंग बींग्स को, बाकी के लिविंग बींग्स को अवेलेबल हो पाता है, उपलब्ध हो पाता है। Green plants are the main producers of food in ecosystem. All other organisms directly or indirectly depend on green plants for food. Green plants जो हैं वही फूड प्रोड्यूसर हैं हमारे इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम बना होता है हमारे जो सराउंडिंग हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट सारा कुछ मिला के उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। जो एयर, वाटर, सॉयल, जो भी है, वेजिटेशन वगैरह, जो भी सारे कुछ को मिला के इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमारे ग्रीन प्लांट्स ही हैं फूड प्रोड्यूसर, और जो भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग या जानवर जो भी हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अगर हर्बीवोर हैं तो वो पेड़ पौधे खाते हैं, तो वो डायरेक्टली हो गए उस पर। अगर मांस खाने वाले हैं तो वो मवेशियों पर, एनिमल्स पे डिपेंड है, तो एनिमल्स भी अल्टीमेटली प्लांट्स ही खाते हैं। तो हम लोग हो गए इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड, ठीक है। ऑल्सो जैसे 3 प्रकार के हुए एनिमल्स, एक हार्बीवोर होते हैं, एक कार्निवोर होते हैं, एक ओमनीवोर होते हैं। तो हार्बीवोर जो हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स, ओमनीवोर जो दोनों खाते हैं जैसे कि हम लोग हैं, और कार्निवोर जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं जैसे कि लायन, टाइगर वगैरह, ये लोग, ये हो गया। ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इन एयर। तो जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन में देखा था फोटोसिंथेसिस के, कि ये जो प्लांट्स हैं ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का बैलेंस जो है, एटमॉस्फेरिक बैलेंस, वो प्लांट्स मेंटेन करते हैं। अब आते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉपिक के अलावा एक और तरीका का था, वो ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और जो इसके अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ग्रहण करता है। जैसे इसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सब हो गए, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के हो गए, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक के अंतर्गत आते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। जो भी सड़ता गलता चीज़ है, या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो भी मरा हुआ है, सड़ता हुआ, उसको सड़ा गला के अपना वो फूड टेक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स द डाइजेस्टेड जूस ऑन द फूड, द डाइजेस्टेड फूड इज इंजेस्टेड इन द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल होंगे डिकम्पोजर्स, फंगी और कुछ बैक्टीरिया भी, और सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज।
तो मक्खियाँ हैं, फंगी हैं, ये सब हैं कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे अपना भरण पोषण करते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये एज अ रिसाइकलर्स ऑफ मिनरल्स हैं। जो भी डेड बॉडी है उसको ये सड़ा गला के उसमें के मिनरल्स जो हैं या एलिमेंट्स, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं हमारा बॉडी या प्लांट्स बॉडी जो भी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह से बना रहता है, उन सिंपलर फॉर्म्स को वापस इन्वायरमेंट में रिसाइकिल करने का काम ये सेप्रोफाइट्स करते हैं। ठीक है, और ये इसलिए बहुत ज़रूरी भी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। अब आते हैं होलोजोइक में। होलोजोइक जैसे कि हम लोग का जो खाने का तरीका हुआ वो होलोजोइक न्यूट्रिशन हुआ, जिससे डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। पहले हम लोग फूड इनटेक करते हैं माउथ से और सारा डाइजेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। इसका एग्जांपल हो गया मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि हम लोग भी। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइटिक बना है पैरासाइट से, ये सब मैंने लिख लिया था, लेकिन वही जो प्रॉब्लम आ गया माइक वाला, तो फिर से। तो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट, ये पैरासाइट का को एक चाहिए होस्ट, नीड्स होस्ट। ठीक है, तो जो इनसाइड रहते हैं उनको कह देंगे इंडो पैरासाइट। दो प्रकार के हो गए, जो इनसाइड बॉडी रहेंगे वो हो गए इंडो पैरासाइट, जो आउटसाइड बॉडी रहेंगे वो हो गए इक्टो पैरासाइट। ठीक है, और उस अपना न्यूट्रिशन उस होस्ट बॉडी से प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कस्कूटा है, ये इसे इंडिया में अमरबेल कहते हैं। अमरबेल जो ये प्लांट है कस्कूटा, इसका प्रॉब्लम है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना खाना नहीं बना सकता है। खाना नहीं बना सकता है तो ये क्या करता है कि एक होस्ट प्लांट, एक दूसरे प्लांट पर ये अपना जीवन यापन करता है, उससे अपना न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करता है। और चूंकि आप किसी दूसरे का खून चूसिएगा तो वो वीक होगा, तो इसी तरीक़ा से उस होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करता है, तो वो होस्ट प्लांट अल्टीमेटली वीक हो जाता है। ये इस तरह से अपना न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करता है। जू, लाइस, बहुत लोग इससे पीड़ित रह चुके हैं और रहते भी हैं। तो जू है, ये हमारा इक्टोपैरासाइट हो गया, हमारे सर बाल में रहता है, ये जू हो गया। टेपवर्म्स है, ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, 11th में पढ़ेंगे, तो ये इसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना, ये बस एक्स्ट्रा मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये इससे फ्लैट वॉर्म्स, एक फ्लैट वॉर्म है जो कि इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क, सुअर का मांस, इसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है। अगर ठीक से पका हुआ मांस नहीं हो तो सुअर के मांस में मतलब मोस्टली ये होता है टेपवर्म्स, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, अब आता है न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनि मीन्स सिंगल सेल, एक ही सेल उसके पास होता है, एक सेल। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए होलोजोइक मोड को बताने के लिए इसलिए इसको पहले बताते हैं कि बच्चे समझें फंडामेंटल ये क्या है। तो एमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल, ये होलोजोइक मोड से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। इसमें 5 स्टेप्स होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन में होता है कि टेकिंग फूड, डाइजेशन में है ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में उसके सिंपल फॉर्म में तोड़ देना। और एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करे और उससे एनर्जी प्रोडक्शन करे, एटीपी प्रोडक्शन करे और अपने बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में उसका उपयोग करें। इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर निकालें। अब यहाँ पहले डायग्राम देख लेते हैं, सिंपल डायग्राम, बस पता चलना चाहिए कि क्या आप बताना चाह रहे हैं। ये एमीबा है, एमीबा का बॉडी है, ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल प्लांट में पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल, एनिमल में नहीं। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है जो इसमें पाया जाता है अंदर में। ये न्यूक्लियस हो गया,
ये फूड पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब फूड पार्टिकल को अमीबा देखा, बोला चलो खाएंगे, भूख लगी है, तो इसने अपना बॉडी को प्रोट्रूड किया इस तरह से, फिंगर लाइक, मतलब आगे फूड को पकड़ने के लिए, अंदर अपने अंदर लेने के लिए अपने बॉडी को इस तरह से फॉर्म किया। तो स्यूडोपोडिया इसको कहते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, ये मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, ठीक है। तो स्यूडो, ये लगता है कि ये इसका पैर है, लेकिन ये पैर है नहीं, ये इसका प्रोड्यूजन है जो फूड को अंदर लेने के लिए ये फॉर्म करता है, ठीक है। और ये उसके बाद फूड को अंदर ले लेता है एक फूड वैक्यूल में, ठीक है, और फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है फूड वैक्यूल में। फिर यहाँ पे डाइजेशन वगैरह हो जाता है, फूड डाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड बच गया जो वेस्ट मटेरियल वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। अब इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है वही सब बातें। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एमीबा कीप्स ऑन प्रोट्रूडिंग इनटू स्यूडोपोडिया। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एमीबा का, वो स्यूडोपोडिया के फॉर्म में आगे बढ़ते रहता है, अपने आप को फॉर्म करते रहता है। एमीबा सराउंड्स अ फूड पार्टिकल विद स्यूडोपोडिया एंड मेक्स अ फूड वैक्यूल। ये फूड को सराउंड कर लेता है, फूड वैक्यूल क्रिएट कर देता है। सॉरी। द फूड वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल एंड वाटर। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल और वाटर होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इस फूड वैक्यूल में सीक्रेट किया जाता है और डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन होता है। आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और उसके बाद जब फूड वैक्यूल मूव्स नियर द सेल मेम्ब्रेन एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट। और जो फूड वैक्यूल है वो बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ आता है, और जो फालतू का सामान बचा हुआ है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब हम आते हैं ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पे, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम माना जाता है, जैसे कि सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम था हमारा एमीबा का, तो ये अब कॉम्प्लेक्स, पहले हम लोग आसान पढ़ते हैं फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत सारा बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स है, तरह तरह के ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स वगैरह, वो सॉरी एंजाइम्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो ये सबको पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया ये। तो इसका पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल प्लस सम एसेसरी ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल प्लस सम एसेसरी ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डेक्टम, एनस, ठीक। और सम एसेसरी ग्लैंड्स में आपका आ जाएगा सेलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। अब यहाँ पर एक मोटा मोटी हम रफ एंड टफ डायग्राम बनाए हैं, थोड़ा तगड़ा आदमी बन गया है तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में रफ एंड टफ डायग्राम है, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट होता है माउथ से, बकल कैविटी इसको बोलते हैं। ये माउथ में अंदर आया, यहाँ पे टंग है, ठीक है, जीभ आपकी हो गई, इसके नीचे यहाँ सेलेवरी ग्लैंड है, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड के बाद एसोफेगस है, फूड पाइप जिसको कहते हैं, फूड पाइप, फिर स्टमक, स्टमक से आगे यहाँ बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे आते 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 ये लार्ज इंटेस्टाइन में घुस गया। यहाँ पर ये लाइन आ गया है, ये लाइन है नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पर रेक्टम आ गया, रेक्टम के बाद एनस आ गया, ठीक है। और साथ में आपके कॉम्प्लीमेंट्री में मिल रहे हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ है, और ये हमारा लीवर हो गया, ठीक है। और लीवर के अलावा ये हमारा यहाँ पे गॉल ब्लाडर हो गया, ये बाइल डक्ट है, ठीक है, ये कंपोनेंट है मेनली आपके। तो अब है कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। तो जैसे ही स्टमक खत्म हुआ उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो गया, ड्यूडेनम, पहला पार्ट है ड्यूडेनम, फिर होता है जेजुनम, और फिर होता है इलियम। तो इसका सीक्वेंस याद करने के लिए हम एक शॉर्टकट अपने खुद से मैंने बनाया था, जो सीक्वेंस नहीं गड़बड़ हो, तो डीजे नाइट, ठीक है, डीजे नाइट है, डी से ड्यूडेनम, जे से जेजुनम, और नाइट मीन्स बनाने के लिए था तो आई से इलियम, ठीक है।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपका, हाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरफ यह अंत में अपेंडिक्स है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये कैटल्स वगैरह में काम करता है, उसमें ये वेस्टिजियल नहीं है, काम का है, लेकिन अपने हमारे यहाँ ये काम का नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है कि माउथ से स्टार्टिंग हुआ हमारा, माउथ से इनटेक ऑफ फूड, खाना लिया हमने, वे माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं। फिर टीथ आया, टीथ में 4 प्रकार के टीथ हमारे माउथ में पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो कि इस ये डेंटल फॉर्मूला है हम लोग का 2123/2123 × 2 मीन्स ईच क्वाड्रेंट में ये 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, इसी तरीका से नीचे, और फिर बाकी का दोनों पार्ट, ये टोटल मिला के 32 ये हमारा परमानेंट टीथ है। और टेम्पररी में 20, मिल्क टीथ या टेम्पररी वाला वो 20, और ये परमानेंट में 32। अब टंग आता है, टंग का काम है टेस्टिंग ऑफ फूड या रोलिंग द फूड इनसाइड, फूड को अंदर की तरफ ढकेलने के काम भी आता है, और टेस्ट करने के। टेस्ट में 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बर्ड रीजन जो स्वीट, सावर, बीटर और सॉल्टी। ठीक है, 4 तरह के। उसके सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड हमारा जो डाइजेशन का स्टार्टिंग है ना, वो एक तरह से माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्च, तो ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड है, वो सैलिवरी एमाइलेज रिलीज करती है, ये एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीट करती है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। जो हमारा सलाइवा है, लार जो होता है, माउथ में लार होता है, वो स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में कन्वर्ट करती है। माल्टोज हमारा शुगर का एक फॉर्म है। ठीक है, अब हम आते हैं एसोफेगस में, फूड पाइप। फूड पाइप का काम है कि फूड को माउथ से स्टोमक तक पहुंचाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का रिदमिक सिकुड़ता है, मतलब उसको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और लूज करते हुए, उसको ढकेलते हुए स्टोमक तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब स्टोमक जो है वो बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के मेनली हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और म्यूकस। पेप्सिन जो है वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि प्रोटीन्स को पार्शियली तोड़ते हैं। ठीक है, मतलब पूरी नहीं, थोड़ा आधा लगभग प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। सॉरी। और HCl जो है वो HCl मेक्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, जो स्टमक का मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये मीडियम जरूरी है गैस्ट्रिक एंजाइम को काम करने के लिए, गैस्ट्रिक एंजाइम अच्छे तरह से काम कर सकें, इसलिए एसिडिक मीडियम जरूरी है। और HCl ऑल्सो किल्स द जर्म्स में बी प्रेजेंट इन द फूड, अगर फूड में कोई जर्म्स प्रेजेंट हो तो उसको भी वो मारता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, अब हम आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक, बहुत ही ज़्यादा घुमावदार, बहुत लंबा होता है। यहाँ मैंने फ़ोटो में भले उतना नहीं बनाया है, फोटो में ये जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है ये अंदर का, ये पूरा भरा रहता है, ये पूरा इतना खाली नहीं रहेगा, ये जो खाली है उतना नहीं रहता है, ये पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा भरा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लंबा काफ़ी होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और पतला होता है उसका जो थिकनेस, उसका जो वो है ल्यूमेन, ये वाला चीज़, ये पतला होता है, ये मोटा होता है, और लंबा होता है काफ़ी। ठीक है, पूरा भरा रहता है। तो ये लॉन्गर देन लार्ज, देखिए लिखा हुआ भी है लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से ये लंबा होता है, बट इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये जैसे ये पाइप है ना, ये इसका ल्यूमेन, ये चीज़ इसका
वो है, छोटा होता है ये चीज़। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स मैं बता चुकी हूँ, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम बता चुकी हूँ, फिर से बोलने का जरूरत नहीं है। लीवर में आते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। लीवर में आते हैं, लीवर है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ये सीक्रेट बाइल जूस, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से बाइल इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी उसका जरूरत हो तो बाइल जूस जो है वो सीक्रेट होके आता है हमारे स्टमक में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है अपना काम करने के लिए जब भी उसकी ज़रूरत हो। पेनक्रियाज, अब आता है पेनक्रियाज पे। ये स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड बिलो स्टमक। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्टमक है उसके नीचे पेनक्रियाज है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करता है, सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें होता है। अच्छा, पेनक्रियाज के बारे में एक चीज़ बस जान लीजिए कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है। जो मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब हो गया, ये मिक्स्ड ग्लैंड, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बोथ इंडो एंड एक्सो, ये दोनों होता है, इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है। क्राइन पूरा लिख ही देती हूँ, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। ये दोनों तरह का ग्लैंड होता है। अब आप लोग पूछेगा कि इंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होता है। तो इंडोक्राइन जो पोर्शन है वो मतलब उसका कम पार्ट होता है, यानी पैनक्रियाज का मैक्सिमम पोर्शन एक्सोक्राइन है, ठीक है। और एक्सोक्राइन पार्ट ही जो है वो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में हमारा रहता है, ठीक है। डाइजेशन में एक्सोक्राइन हेल्प करता है, डाइजेशन में हमारा पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो इम्पॉर्टेंस रखता है, रोल निभाता है, जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस, एंजाइम्स हमारा इज बायो कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट होता है या वैसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को के स्पीड को इन्हेंस करे, ठीक है, स्पीड बढ़ा दे, किसी चीज़ को जल्दी करवाए, वो कैटलिस्ट कहलाता है। और चूंकि ये हमारे बॉडी के अंदर का चीज़ है इसलिए बायो कैटलिस्ट, ठीक है, इसलिए बायो कैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम को। तो एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज covers the maximum portion of pancreas and which secretes enzymes which act as biocatalyst, और यही पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। ये एक्सोक्राइन पोर्शन, ये पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को ये करता है। और इंडोक्राइन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट जो इसका है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह, जो कि हमारे ब्लड शुगर वगैरह को नियंत्रित करता है, ठीक है, विच कंट्रोल्स आवर ब्लड शुगर। इंसुलिन का तो नाम सभी ने सुना होगा, तो ये इंडोक्राइन पोर्शन करता है, ठीक है। बस ये हो गया, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फिर आगे के भी क्लासेस हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस जो है ना वो हमारे ड्यूडेनम में ऐड होता है। तो मैं बोल रही थी कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारे ड्यूडेनम में ऐड होता है पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। तो जैसे कि ये पीछे डायग्राम था, देखिए यहाँ पर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में, देखिए यहाँ ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में ऐड हो रहा है, ठीक है, ये ड्यूडेनम में ऐड हो रहा है यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट से, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा पैनक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पर आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं जो कि क्या क्या वो लोग करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं ग्लूकोज में, ये फैट्स को तोड़ते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को तोड़ते हैं एमिनो एसिड में। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ये आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। और प्रोटीन्स बना होता है एमिनो एसिड से, ठीक है। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, आई थिंक 20, यस। एंड एमिनो एसिड आपका एकदम प्रोटीन का बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया,
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में, फैट्स टूट गया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन टूट गया एमिनो एसिड में। यानी कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलर एकदम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में यहाँ पर सारा खाना का कंपोनेंट हमारे टूट रहे हैं, ठीक है, ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने लायक बन सकें, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली होते हैं, ठीक है, ये मैंने बनाया था। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस टाइप के, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं ना कि फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसे मेम्ब्रेन है, कोई मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया ये कम सरफेस एरिया कवर कर रहा है, और अगर कोई मेम्ब्रेन इस तरह का है, ऐसे ऐसे मुड़ा मुड़ा इस तरह का, तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया में कवर कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा सोचिए इस पर, मान लीजिए ये स्ट्रेट वाला सेल मेम्ब्रेन, तो ये तो इतना ही हुआ, और अगर इसको आप सीधा करके देखिए, इसको आप सीधा करके देखिए तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको अगर सीधा कर देते हैं तो ये सरफेस एरिया लंबा हुआ, तो ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। तो यही बात है, यही विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ब्लड में एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालता है, ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि ये सिक्रीशन कहाँ कहाँ से रिसीव करता है, ये बात। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से में 2 जगह से सिक्रीशन आता है, एक लीवर से, एक पैनक्रियास से, ठीक है। एक आ गया लीवर से, दूसरा आ गया पैनक्रियास से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए। ये ड्यूडेनम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक आ रहा है पैनक्रियास से, दूसरा आ रहा है लीवर से, 2 तरफ से आ रहा है सिक्रीशन, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो लीवर से बाइल जूस आया, बाइल जूस का काम है फैट्स को तोड़ना, फैट्स को तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका पहुंचा देना। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई, इमल्सिफिकेशन होता है फैट का तोड़ना, उस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, वो इमल्सिफाई कर रहा है, तो ये उसका वर्ब हो गया। और स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में इसको तोड़ देता है, ठीक है। और पैनक्रियास से जो सिक्रीशन आ रहा है वो है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, मेनली जो मेन होता है वो मैं बता रही हूँ। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देना, ठीक है, और लाइपेज का काम है फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देना। यहाँ पर तोड़ फोड़ का सारा काम हो गया, डाइजेशन हो गया, और डाइजेशन अब कंप्लीट होने के कगार पे पहुंच रहा है। तो अब है कि बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ लिखा है बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस गो इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। हेपेटो है हुआ आपका लीवर के लिए यूज होता है, ये वर्ड जो है लीवर के लिए यूज होता है, और पैनक्रियाटिक पैनक्रियास के लिए। तो लीवर और पैनक्रियाटिक जो डक्ट है उसके थ्रू ये हमारे ड्यूडेनम में चला जाता है, दोनों चीज़। मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन ड्यूडेनम में हो जाता है, ड्यूडेनम में डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाता है, जेजुनम में नहीं होता है। और इनर वॉल ऑफ इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विली। ये विली तो आपने पढ़ ही लिया कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विली, ये तो पहले भी बता ही दिया मैंने, ठीक है। इलियम का इनर वॉल में होता है वो, ठीक है। इलियम जो आपका यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाला पोर्शन हो गया, ये देखिए, ये है ना, इसी में अंदर में ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे 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 रहते हैं, ठीक है। तो विली का काम है, देखिए हुआ ना, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम। विली का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना इलियम के अंदर, सो दैट ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। Villi also reduce the lumen of the ileum so that food can stay for a longer duration in it for optimum absorption। जैसे कि ये विली है, ल्यूमेन है, ठीक है, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर इस तरह का है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, ये ऐसे कंपेयर करने के लिए मैंने बनाया है, ये हमारा इलियम का हो गया, इलियम का स्ट्रक्चर अंदर से। तो इस तरीका का स्ट्रक्चर में कुछ भी चीज़ ज़्यादा देर ठहरेगा, जल्दी नहीं पास आउट हो पाएगा, ज़्यादा देर ठहरेगा। और अगर इस तरह का कुछ हो तो इससे ज़्यादा जल्दी पास आउट हो जाएगा, क्योंकि ठहराव के लिए कुछ है नहीं। तो ये हमारा इलियम का हो गया, इलियम का हो गया ये पोर्शन, ये बस ऐसे ही था, इसके लिए कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो ये हो गया विली ल्यूमेन का, ल्यूमेन को रिड्यूस कर देता है, ये कम हो गया।
जिसके चलते फूड ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वहाँ पर ठहरा रहता है, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। और डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय विली, विली से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है और अल्टीमेटली ब्लड में चला जाता है। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आपका लास्ट पोर्शन हो गया। ये स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटा होता है लेकिन मोटा होता है, इसका ल्यूमेन ज़्यादा बड़ा होता है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू इट, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसमें चला जाता है। वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ इट, यहाँ पर डाइजेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन बच जाता है थोड़ा बहुत, जो कि वाटर और कुछ सॉल्ट्स का, तो सॉल्ट्स और वाटर यही यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, बस यहाँ पर इसका यही काम है। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द रेक्टम, और जो उसके बाद जो बचा खुचा आइटम हो गया वो रेक्टम में चला गया, और उसके बाद जहाँ से वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट और हम हो गए हल्के। तो यहाँ पर मेरा इस तरह से न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए शूट करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस ला सकूं जो कि एजुकेशनल और सिंपलेस्ट वे में और हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। Thank you very much.